हेलो एवरीवन, हम लोग जो है ये आपके एलयू 4 सेमेस्टर का सिलेबस कवर कर रहे हैं जूलॉजी का। और इसमें जो है हमने फर्स्ट यूनिट आपको पता है कि कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं और सेकंड यूनिट में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ब्लड, देयर कंपोनेंट्स। और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे कि आपका मैं अगर टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहले तो हम आज ब्लड एंड देयर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। बट आपका इसके साथ साथ क्या है कि ब्लड, उसके एंड, उसके सारे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या क्या आ जाता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके जो है प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स, इसके कितने काउंट्स हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, किस तरह से आपकी कोआगुलेशन में प्लेटलेट्स हेल्प करता है, किस तरह से डब्ल्यूबीसी वर्क करता है, आरबीसी, सब कुछ इनके बारे में जानना है। मतलब इनका जेनरेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हमें जाननी ही जाननी है। इसके बाद आपका हमें इसमें और क्या डिस्कस करना है, एक आता है आपका ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। ब्लड ग्रुपिंग आता है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम क्या पढ़ना है, हमें ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड। इसके बाद एक आपका इसी में आता है आरएच फैक्टर, ठीक है। तो आरएच फैक्टर को भी जानेंगे। फोर्थ आपकी जो आपका क्या होता है, कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है, इसको हम जानेंगे। मतलब आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी लेटरी सिस्टम है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। कार्डियक साइकिल हमें जानना है। और इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर जानना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर जानना है। और इसमें ही आपका आता है सिस्टोल और डिस्टोल वाला जो फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 2 का चैप्टर 1 है, यूनिट 2 है और इसका चैप्टर 1 है। देखिए यूनिट 2 मैंने ऑलरेडी आपको पूरा कवर करा दिया है, आपको टारगेट गुरुकुल ऐप पे मिल जाएगा। और ये आपके यूनिट 2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, ब्लड एंड देयर कंपोनेंट। तो भाई आपका ब्लड क्या होता है, ये चीज जान ले। हमने बार बार ये चीजें पढ़ी है कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड आपका एक तरह का सेल है, टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। और ये क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है। क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, टिश्यू बोलते हैं। और आपका क्या है, ये जो टिश्यू होती है वो किस तरह की टिश्यू होती है, कनेक्टिव, ठीक है। ये कैसे टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू होती है, मतलब आपकी कनेक्शन करने का काम करती है, ठीक है। तो ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हम देखेंगे हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। क्या होता है, ब्लड हमें देखने तो ऐसे देखेंगे तो हम कहेंगे कि ब्लड है, पानी है, खून जैसे अब फ्लो करता है, ठीक है, कि फ्लो कर रहा है मतलब बह रहा है, ठीक है। तो है क्या कि हम उसको पूरा वाटर ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लड केवल वाटर नहीं होता है। ब्लड में अगर आप देखोगे, अगर आपको एक परसेंटेज जानना है, तो ब्लड में वाटर का और जो है ब्लड के पहले तो जो होते हैं आपका लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। और एक आपका जो होता है सॉलिड पार्ट होता है। ब्लड केवल आपका जो है लिक्विड जैसा है, लेकिन लिक्विड नहीं होता है, इसमें सॉलिड भी होता है, ठीक है। अब लिक्विड पार्ट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और जो आपका सॉलिड होता है, इसमें आपके फिर आ जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, सारे सेल्स आ जाते हैं और फिर प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ये प्लेटलेट्स है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स आ जाता है। अब प्लाज्मा जो होता है ये आपके कितने होते हैं, 55% बनाते हैं और ये आपका 45% जो है बनाता है, ठीक है। अब प्लाज्मा जो आपका ब्लड, मतलब आपका जो ब्लड है ना, इस ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ये आपका हो गया प्लाज्मा वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका लिक्विड पार्ट हो गया। और ये जो सेल है ये आपका सॉलिड पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, इस लिक्विड में भी क्या क्या है, इस लिक्विड में भी देखेंगे तो आपका जो होता है 90 to 95% जो होते हैं इसमें वाटर होता है, ठीक है, इसमें वाटर होता है। और इसमें अगर देखेंगे 5 या 7% जो होता है आपके जो इनऑर्गेनिक जो होते हैं आपके सॉल्ट वगैरह होते हैं। और इसके साथ साथ प्रोटीन होता है, ठीक है,
प्रोटीन होता है, इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन आता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन आता है। ये सारी चीजें जो होती हैं आपका फॉर्मेशन करती हैं, जो आपके प्लाज्मा में भी दो पोर्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हम वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करते हैं। अब हमें जो सॉलिड पार्ट मिलता है, इसमें सारे सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब जितना भी एक एक चीज है हम अब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लैंग्वेज पढ़ेंगे कि आपका ब्लड है क्या है, फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ब्लड पूरे बॉडी में रन कर रहा है, ठीक है। तो खाली दौड़ने का काम तो इसका है नहीं, कर क्या रहा है, इतना दौड़ क्यों रहा है, हार्ट इसका पूरा एकदम सपोर्ट कर रहा है, इनको पंप कर रहा है पूरे बॉडी के अंदर। तो ब्लड ऐसा कर क्या रहा है, तो सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो जब डाइजेशन इसका हो जाता है, तो ये पूरा डाइजेस्टेड जो या डाइजेशन के बाद जो फूड अब जो है वो कैसे हमारे पूरी बॉडी के अंदर, हम तो कह रहे हैं डाइजेशन हमारा पेट के अंदर हुआ, तो पूरी बॉडी को वो फूड कैसे मिल रहा है या फिर वो पूरी बॉडी तक कैसे पहुंच रहा है। तो ब्लड जो होता है उसके अंदर ये फूड जो होते हैं पूरे क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। दूसरी चीज, जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये तो आपके लंग्स के अंदर आके भर गया, फिर पूरी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ब्लड जो है क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर एसिमिलेट करके पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होके कैसे हमारे लंग्स तक आते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। तो ब्लड ही जो होता है वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके आपके लंग्स तक लेके आता है, फिर हम उसको एक्सहेल कर देते हैं। इसके बाद हमारे जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट निकलता है, सारा जितना खाना खा लेते हैं सब तो डाइजेस्ट हो नहीं जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सारे के सारे क्या होते हैं, पूरे के पूरे ब्लड के साथ ही आपके फिल्टर होके बाहर जाते हैं बॉडी के, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड को अगर हम देखेंगे तो सारा का सारा फंक्शन तो ब्लड ही कर रहा है। तो ब्लड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। तो ब्लड का हम देखेंगे इतना सारा फंक्शन है कि इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हमारी फिजियोलॉजी है, हमारी बॉडी है, ठीक है। तो हम इसे नहीं जानेंगे या नहीं समझेंगे तो हम किसी को अपनी बॉडी के बारे में ही नहीं बता पाएंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम अपनी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से जान रहे हैं, और जूलॉजी हम पढ़ भी इसीलिए रहे हैं, फिजियोलॉजी हम पढ़ भी इसीलिए रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका क्या है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, और क्या करता है, कम्युनिकेशन कराता है टिश्यू में, ठीक है, जो बहुत दूर दूर है आपस में, ठीक है। जैसे अब किडनी कहीं और है, ठीक है, आपका किडनी कहीं और है, और देखेंगे हार्ट कहीं और है, फिर आपका लंग्स कहीं और है, लेकिन सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन आपको दिख ही रहे हैं। तो ब्लड क्या करता है, मेकअप 7% ऑफ द टोटल बॉडी। आपकी पूरी बॉडी में 7% जो होता है ब्लड का भार होता है, ठीक है। अब क्या है, अगर देखेंगे विमेन में थोड़ा सा इनका कम योगदान होता है वेट को बढ़ाने के लिए, और विमेन्स में वैसे भी ब्लड का जो है परसेंट कम ही होता है मेन से, ठीक है। चिल्ड्रन में अगर देखेंगे तो थोड़ा ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है अंटिल द एडल्ट लेवल इज रिच, ठीक है। तो चिल्ड्रन में ज्यादा होता है, और जब बड़े जब जैसे जैसे होने लगते हैं ब्लड का, फिर वो धीरे धीरे घटने लगता है, ठीक है, परसेंट घटने लगता है। अब देखिए इसके बाद हम बात क्या करते हैं, मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू मेंटेन इंटरसेल्युलर, आपके जितने भी होम्योस्टेसिस हैं, जैसे कि आपका कैरी करता है, मतलब बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। आपका ऑक्सीजन लेके जाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, जो आपके डाइजेस्टेड, आपका ग्लूकोज कैसे बनता है, जब शुगर टूट जाता है, लास्ट पार्ट होता है ग्लूकोज का, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, ग्लूकोज में। और आपका अमीनो एसिड, जब प्रोटीन एकदम सिंपलेस्ट पार्ट में टूटता है तो अमीनो एसिड, ऐसे ही लिपिड्स आपके हो जाते हैं, और विटामिन वगैरह जो होते हैं ये कैरी होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड, ठीक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जो जितने भी वेस्ट होते हैं नाइट्रेट्स में साथ जितने भी आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सेल से बाहर जाते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड ही उसको कैरी करके बाहर कर देता है। इसके साथ और क्या करता है, प्रोवाइडिंग इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन कराने का मतलब, हार्मोन अगर देखेंगे आपके बॉडी में, हार्मोन, व्हाट इज हार्मोन, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए हो और कोई ये पूछे कि व्हाट इज हार्मोन और वो ना बता पाओ, तो इससे ज्यादा बेइज्जती की बात आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती है भाई। जैसे हमारे फोन में, फोन क्या है, मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा है, कोई भी एक जो है मीडियम हम यूज कर रहे हैं मैसेज पहुंचाने के लिए, तो हार्मोन जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर मैसेज पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, कि भाई ये चीज हो गया, अब तुम ये करो, मतलब उनको मैसेज मिलता है कि हमें अब रोना है, इमोशन, सारी चीजें जितना भी आपका
जो हार्मोन का काम होता है मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है, मैसेज देते हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को मैसेज देने का काम करते हैं। तो हार्मोन एक केमिकल है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है और ये मैसेंजर्स का काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे सेल को स्टिमुलेट करते हैं किसी भी काम करने के लिए। स्टिमुलेट करने का मतलब है उसको जगाते हैं कि भाई अब ये काम करो, ठीक है। तो ये आपके काम होते हैं हार्मोन के, ठीक है। तो है क्या कि आपके जितने भी एंड्रो बोल भी रहा है कैरी हॉर्मोन्स, क्या भाई हम कह रहे कम्युनिकेशन कैसे करा रहा है भाई, कैरी हॉर्मोन्स आपके हार्मोन को लेके जाता है किसी अदर ऑर्गन से, कहीं और से रिलीज हो रहा है और किसी और में जा रहा है, किसी और जगह पे जा रहा है और काम कर रहा है, ठीक है। तो सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है जब हार्मोन रिलीज करते हैं तो उनको ब्लड ही लेके जाता है उनके टारगेट ऑर्गन्स के पास। टारगेट ऑर्गन के पास मतलब जिस ऑर्गन के लिए वो हार्मोन रिलीज हुआ है या जिस ऑर्गन पे काम करना है उसे, ठीक है। तो वहां पे ये लेके जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मैसेंजर का काम कर रहा है। इसके बाद प्रोटेक्शन एंड डिफेंस में भी काम करता है, क्योंकि हमारे पता है हमें ब्लड के अंदर आपके क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपके आईजी सेल्स जो होते हैं ये आपके जो होते हैं क्या करते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं आपका कहीं ना कहीं हमारे पूरे इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखे। इम्यूनिटी मतलब हम किसी भी बैक्टीरिया जर्म चीजों से लड़ रहे हैं, ये जो हम लगातार, ऐसा नहीं है कि हमारे सराउंडिंग में कोई बैक्टीरिया नहीं है या वायरस नहीं है या चीजें नहीं है, लगातार हम उन चीजों को इनहेल किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी की इतनी कैपेसिटी है कि उस चीज को वो डिफेंस करके हमारी बॉडी को क्या किया है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, स्ट्रेंथन बनाया है। और जिस दिन हमारी इम्यूनिटी मतलब वो बैक्टीरिया ज्यादा हावी हो जाते हैं, हमारी बॉडी नहीं लड़ पाती है, उस दिन हम बीमार पड़ जाते हैं। तो यही चीज होता है आपका कि इम्यूनिटी जो है हमारे ब्लड के अंदर से ही मेंटेन होने का काम हो रही है, ठीक है। सेल्फ रिपेयर का जितना भी काम होता है आप देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग के हेल्प से या फिर कहीं कट रहा है वहां ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, फिर धीरे धीरे आप देखते हैं एक काला जो परत हो जाता है आप उसे हटा देते हैं तो देखेंगे नई स्किन नीचे आ गई है, ठीक है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग ये सारी चीजें क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है वही तो काम कर रहे हैं। तो ब्लड का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग कराना या रिपेयरिंग कराना। तो ये सब का सब फंक्शन आपका ब्लड ही कर रहा है, ठीक है। तो आप सारे फंक्शन ये इंक्लूडिव करके लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद ब्लड जो है किस चीज से बना हुआ होता है, मैंने बता दिया है कि प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट होता है, नॉन लिविंग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, 55% टोटल होता है ये, ठीक है। इसके बाद आपके क्या होते हैं, अगर फॉर्म्ड एलिमेंट देखेंगे या सॉलिड पार्ट देखेंगे या लिविंग सेल्स भी जिसको कह सकते हैं, ये आपके 45% होते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे। और इनके जो है 2 फ्रैक्शंस होते हैं सेपरेट बाय द स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब है कि आप जब ब्लड का कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हो तो सेंट्रीफ्यूगेट करके क्या चीजें निकल के आती हैं अगर आप देखोगे तो उसमें आपका क्या होता है, बहुत सारी चीजें जैसे आपके हिमेटो जो है हिमेटोक्रिट, ठीक है। अगर एक ट्यूब में देखा जाए, एक ट्यूब है आपका जैसे ये है, ठीक है, ये डायग्राम है। अब इस ट्यूब के अंदर जब देखोगे इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया है, ठीक है। इसको जब सेंट्रीफ्यूग करते हैं, अच्छा देखिए ब्लड जब भी बॉडी से बाहर आता है तुरंत कोगुलेट कर जाता है, तो एंटी कोगुलेंट डाल देते हैं, इसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं। अब इसको जब सेंट्रीफ्यूग करोगे तो होता क्या है कि ब्लड में डिफरेंट पार्ट्स में आपको पोर्शन में बढ़ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन का काम क्या होता है, जो भी हल्की चीजें होती हैं वो ऊपर चला आता है, जैसे दही मट्ठा ये सारी चीजें होती है ना जो मठते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन सेम उसी प्रोसेस पे वर्क करता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डेफिनेटली पढ़ा होगा, आपको याद नहीं है तो आप एक बार फिर से देख लेना। सेंट्रीफ्यूगेशन बस सीधा सा है, आपको कुछ नहीं याद आता है, आप समझना कि वो जो यशोदा मैया माखन निकालती थी वो मटने वाला काम यही सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है। उसमें होता क्या है, हल्की चीजें ऊपर चली आती हैं, जो आपका थोड़ा सा लिटिल भारी होता है वो नीचे नीचे हो जाता है, ठीक है। तो जो ज्यादा भारी है बीच में और जो और ज्यादा भारी है वो सबसे नीचे, ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन का काम होता है। अब जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं तो हम ब्लड के डिफरेंट जो पोर्शन देख रहे हैं वो हमें आराम से मिल जाएंगे। जैसे हम लिक्विड बोल रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं कि प्लाज्मा होता है, आरबीसी होता है, ये सारी चीजें जब आप सेंट्रीफ्यूगेट करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए बोल रहा है हिमेटोक्रिट जो आपका एक ट्यूब ले लो, मतलब एक ब्लड के लिए ट्यूब ले लो, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब ले लो। अब इसमें करना क्या है कि आप इसको सेंट्रीफ्यूगेट कराते चले जाओ। अब जब इसको सेंट्रीफ्यूगेट कर दोगे तो आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सॉलिड पार्ट आपको 40 से 45% मिल जाएगा
और 55 से 60% आपको लिक्विड वाले पार्ट मिल जाते हैं। अब इस लिक्विड वाले पार्ट में आपको क्या मिल जाता है, प्लाज्मा देखने को मिल जाएगा, प्लाज्मा ही तो लिक्विड हमने बोला है। और इसके बाद सॉलिड की बात अगर हम करते हैं तो ये सारे ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको सबसे ऊपर जो लिक्विड वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें आपके प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा में डेफिनेटली मैंने आपको बताया है कि इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, आपके प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, वाटर होता है, ठीक है। इसमें साथ आपके गैसेस वगैरह भी आपके होते हैं और आपका वेस्ट होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें घुली हुई होती हैं। ब्लड सेल की अगर हम बात करेंगे तो आपको आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी दिख जाएगा, जिसको डब्ल्यूबीसी, ठीक है, यहाँ से देख लेना, व्हाइट ब्लड सेल लिखा हुआ है, प्लेटलेट्स है। और इसके बाद आपको आरबीसी देखने को मिल जाएगा। आरबीसी ज्यादा भारी होता है, वो सबसे नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डब्ल्यूबीसी कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका डब्ल्यूबीसी वाला है सेंटर, और इसके बाद आपके ये इतने होते हैं प्लाज्मा वाले सेंटर होते हैं, ठीक है। यही चीज ये बोल रहा है कि आप अगर देखोगे सेंट्रीफ्यूगेशन तो आपको प्लाज्मा दिख जाएगा, और आपके फिर बफरी फॉर्म जो है, बफर जैसा कुछ बना हुआ आपको व्हाइटिस मिडिल में दिख जाएगा, आपके जो डब्ल्यूबीसी होते हैं। इसके बाद सेडिमेंट, या फिर सबसे भारी जो होता है, सेडिमेंट का मतलब जो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, उसमें आपको ब्लड सेल्स देखने को मिल जाएगा, आरबीसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे दिख गया। इसके बाद हम बात करें, हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मुझे डायग्राम दिख रहा था तो मैंने ऐड करा दिया है। ये आप जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये चीजें समझाई हैं, ये वही एक छोटा सा ये है, ठीक है, वही आपके बहुत अच्छे टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसको भी देख सकते हैं कि ये टेबल से हम देख सकते हैं आपका जो ब्लड है, आपके लिक्विड वाला पार्ट जो होता है प्लाज्मा जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हो कि ये आपका लिक्विड पोर्शन है, ठीक है। ये आपके 55% होते हैं, और ब्लड सेल्स जो होते हैं 45%, ये आपका सॉलिड पोर्शन है, और इसको लिविंग भी आप कह लो, ठीक है। ये आपके लिविंग होते हैं, ये आपके नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। ये आपका नॉन लिविंग होता है। ये सारी चीजें बहुत जनरल है, बट हमें नहीं पता होती है, और ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपको जानना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, ये जो आपका 55% प्लाज्मा है, इसमें क्या क्या होता है, 90 to 95%, या आपका 91 दिया है तो इसमें वाटर होते हैं। 9% आप देखोगे ये थोड़ा सा रेशियो इधर उधर हमेशा रहता है, लेकिन आप 90% भी वाटर बोल सकते हो, और 10% आपके सॉल्यूट्स होते हैं। अब सॉल्यूट्स, अब वाटर तो इसमें अब और क्या ही बोलेंगे, सॉल्यूट्स के अंदर अब क्या क्या आपको देखने को मिलता है, इनऑर्गेनिक जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये देखने को मिलते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट की हम बात करें, जितने भी मिनरल आपके होते हैं वो सारे पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑर्गेनिक जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इसके बाद आपका जो है ब्लड सेल्स के अंदर देखेंगे, आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, और डब्ल्यूबीसी होता है, जिसमें आरबीसी जो होता है 99% होता है, सबसे ज्यादा आरबीसी होता है। प्लेटलेट्स देखेंगे कि 1% तक होता है, ठीक है, और आपके 0.1% आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर डब्ल्यूबीसी में देखोगे तो इसको भी डिवाइड किया गया है, ये आप आगे देखोगे जब डब्ल्यूबीसी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल को जब डिस्कस करेंगे, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, या फिर आपके जो बॉडी में हम सोल्जर्स जिसको बोलते हैं, बॉडी के हमारे सोल्जर सेल्स जो होते हैं, जो जर्म्स और बैक्टीरिया से फाइट करते हैं, वो वाले सेल जो होते हैं, इसको देखोगे तो इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये अभी जान लो या बाद में जान लो, तो आप ऐसे ही देख लो कि डब्ल्यूबीसी जो होता है इसको आपके ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में डिवाइड किया गया है। जब क्लास 11th आप पढ़ते हो तो उसके अंदर ये चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हो तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं और ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स लाइक आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ आपके सेल्स जो होते हैं ग्रेन्युलर्स होते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद जो आपके होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ओइसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। ये इनके नेचर के ऊपर होता है। न्यूट्रोफिल्स नेचुरल्स होता है, न्यूट्रल होता है। ओइसिनोफिल्स एसिडिक थोड़ा सा बिहेवियर होता है इन सेल्स का, और इसके बाद आपके बेसोफिल्स जो होते हैं बेसिक बिहेवियर होता है। ये ग्रेनुलोसाइट्स में अगर देखेंगे तो मोनोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होता है, और लिम्फोसाइट हमें पता है कि टी और बी टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, डब्ल्यूबीसी आपका आरबीसी से भी ज्यादा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होता है, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादा इसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा आपका एक चार्ट है, अगर इसको पढ़ लो, याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। इजी भी है, जानना भी आसान हो जाएगा, और आपको ऐसे एक फ्लो डायग्राम में समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड सेल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये आपके लिए एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। अब थोड़ा सा और जानेंगे कि प्लाज्मा क्या क्या होता है, आपके जो है वाटर, और फिर आपके 90%
52% आपके वाटर होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये 7% होते हैं। तो देखेंगे आपको वेरिएशंस बहुत देखने को मिल जाएगा। इसमें भी आपके क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबिन्स होता है। तो एल्ब्यूमिन आपके 60% अगर प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, मेंटेन करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन या फिर कह सकते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर को, ठीक है, प्लाज्मा के ऑस्मेटिक प्रेशर को। बस इतना याद रखना कि एल्ब्यूमिन का काम केवल ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने का होता है। और क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कैरी करते हैं फ्री फैटी एसिड्स को और कुछ स्टेरॉइड्स या ड्रग्स को कैरी करते हैं। ग्लोबिन का काम थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये करते क्या है कि एंटीबॉडी को मेंटेन या फिर जो है देयर मेन फंक्शन एंटीबॉडी को कैरी करने का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सम हार्मोन्स, हार्मोन को इसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं, मिनरल सॉल्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका है जो जैसे अगर आप हार्मोन की बात करें तो एक आपका जो होता है थायरोग्लोबिन, ठीक है। ये जो करते क्या है, कैरी करते हैं हार्मोन लाइक थायरोक्सिन, और ट्रांसफेरिन एक होता है जो आपके कैरी करते हैं मिनरल ऑयल को, ठीक है। तो आपका दो एग्जांपल भी दे दिया है कि कैसे ये हार्मोन्स और मिनरल को क्या क्या करता है, कैरी आउट करता है या फिर कैरी कर रहा है, ठीक है। और एक और चीज दिया है कि इनहिबिट करता है कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम को। एक एग्जांपल इसमें भी दे दिया है कि मैक्रोग्लोबिन जो होता है वो इनहिबिट करता है ट्रिप्सिन की जो है एक्टिवेशन को। इसको भी ये क्या करते हैं कि इनहिबिशन का काम करते हैं या इनहिबिशन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके देखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर में हमें पता है कि क्लॉट करने के लिए कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं। अब जब हम कैस्केड पढ़ेंगे, मतलब आपका ब्लड क्लॉटिंग जो हमारे कहीं कट लग जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कैसी होती है, तो उसमें हम देखेंगे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। बस इतना जानिए कि ये क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड क्लॉटिंग या फिर कहीं भी आपका जो हमारा कट लगने पे नेटवर्क बन जाता है, वहां पे जाली जैसा स्ट्रक्चर पूरा जो है बन जाता है और आपका ब्लड जो है रुक जाता है, वो जो है क्लॉटिंग के लिए या फिर उसको फॉर्मेशन होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है और वो फैक्टर आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक अगर सॉल्ट की बात करें तो इसमें आपका कैल्शियम है, सोडियम है, फॉस्फेट है। ये सारी चीजें आपके जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन और बहुत सारे आपके नर्व के इंपल्सन ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली आपका इसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह होते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारे। और वेस्ट मटेरियल की अगर बात करें तो इसमें यूरिया, क्रिएटिन और आपके फिर यूरिक एसिड वगैरह जितने भी होते हैं, ये सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं और ब्लड ही इनको कैरी करता है। और हार्मोन और गैसेस भी हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे आपका एक डायग्राम के अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है किस तरह से क्या क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो। इसके बाद हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें या लिविंग सेल की बात करें या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात करते हैं। तो एरिथ्रोसाइट की अगर हम बात करें, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आरबीसी को जो हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, याद रहे। और ल्यूकोसाइट्स आपके किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को या व्हाइट ब्लड सेल को, ठीक है। अब ल्यूकोसाइट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा भी है कि ल्यूकोसाइट्स थोड़ा बड़ा है, ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, जानना है इसे। अब देखिए सोर्स ऑफ ब्लड, अब हम ब्लड सेल्स की बात करें, केवल हम ब्लड सेल, जब यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स की हम केवल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सोर्स ऑफ ब्लड सेल देखेंगे तो आपके जो है मैच्योर ब्लड सेल को अगर देखेंगे तो 120 डेज इनकी लाइफ स्पेन होती है। लाइफ स्पेन मतलब 120 दिन के लिए ही ब्लड हमारे बॉडी के अंदर जिंदा रहते हैं। इसीलिए हम कहते भी हैं कि आपका जो है ब्लड हर जो है डोनेट करते रहना चाहिए हर 3-4 महीने पे, ठीक है, क्योंकि सारे बॉडी के ब्लड सेल्स जो होते हैं अपने आप ही डाई हो जाते हैं और नए जो है ब्लड सेल्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो ब्लड सेल होता है उसका लाइफ स्पेन 120 डेज होता है। हो सकता है आगे आपके जो है इंफॉर्मेशन में ये एड ऑन हो, ठीक है। तो मैच्योर ब्लड सेल्स जो है रिलेटिवली इनके छोटे जो है लाइफ स्पेन होते हैं या थोड़े दिन के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक बार बन गया बॉडी में तो हमेशा हमेशा वही रहेंगे, वो हमेशा बदलते रहते हैं, ठीक है। इवन आपकी जो स्किन है, पूरी चमड़ी होती है, ये भी आपकी क्या हो जाती है, बदल जाती है पूरी। तो ये सच है और ये हमारा साइंस है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारी फिजियोलॉजी है, इसे जानना चाहिए। अब देखिए ब्लड सेल जो होता है सिंथेसाइज कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर होता है। हम सब जानते हैं कि बोन मैरो के अंदर हमारा ब्लड सेल बनता है, ठीक है। सम लिम्फोसाइट्स एडिशनली आर प्रोड्यूस्ड इन द लिम्फोइडिक टिश्यू। अब देखिए जैसे हमारा जो बॉडी होता है, अगर पढ़े हो गए, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी होती है
ऐसी मतलब ऐसी नहीं होती है ये एबनॉर्मल बॉडी बन रही है। अब इसमें जो होता है इस तरह से आपके जो है नर्वस टिश्यू पूरे फैले हुए होते हैं, नर्व टिश्यू फैले होते हैं। इसी सेम पैटर्न में, ठीक है, इसी सेम पैटर्न में कई बार हम दो चीजें देखते हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक नीला नीला कुछ ऐसे फैला हुआ है, नीला और ग्रीन में कुछ ऐसे फैला हुआ होता है, ठीक है, एक आपका ग्रीन होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ दे देती हैं और हमें समझ नहीं आता है। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये आपके क्या होते हैं, लिम्फोइडिक टिश्यू होते हैं, ठीक है। और ये टिश्यू उसमें क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स, जितने भी आपके जो लिम्फोइडिक सेल होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये रिलीज होते हैं। लिम्फोसाइट्स का मतलब है कि आपके जो WBC का काम करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें रिलीज होते हैं। अब इनका ये ऐसे ही नेटवर्क की तरह पूरी बॉडी में जाल की तरह फैले हुए हैं, ठीक है। इनका ये जो नोड है, लिम्फोइडल नोड है, ये नोड के अंदर क्या होता है, WBC का फॉर्मेशन होता है, पूरी बॉडी में लिम्फोसाइट्स जो होते हैं फैलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से होता क्या है कि ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, अब एक और चीज जान लो, इसमें और एडिशनल चीजें हैं। ये लिम्फोसाइट जो होते हैं इतने आपके कह सकते हैं कि माइन्यूट होते हैं। एक तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, हमें पता है कि WBC के पास कोई शेप नहीं होता है। ये आराम से आपका जो है लिम्फ टिश्यू को क्रॉस करके आपके जो ब्लड टिश्यू होता है उसके अंदर पास कर जाते हैं। तो ब्लड टिश्यू में भी मिला हुआ है, ये चीज ये बोल भी रहा है। द ऑर्गन ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, अब देखिए जहां पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हिमेटोपोइटिक सिस्टम। जहां पे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब RBC का जहां फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जिस सिस्टम के अंदर, इसको हिमेटोपोइटिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, हिमेटोपोइटिक सिस्टम, ठीक है, हिमेटोपोइटिक सिस्टम, ठीक है, हिमेटोपोइटिक सिस्टम, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे क्या होता है, आपके ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हिमेटोपोएसिस, ठीक है। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि हिमेटोपोएसिस क्या होता है। हिमेटोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन होना, RBC का फॉर्मेशन होना, ठीक है, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होना, इसी को हिमेटोपोएसिस बोलते हैं, ठीक है। ये आपके कुछ ऐसे हैं, एक तरह से कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, जहां पे आपके प्लूरिपोटेंट सेल, हमारे बॉडी में जो स्टेम सेल होते हैं, जो स्टेम सेल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, कुछ दिन के बाद वो डिवाइड होना शुरू होते हैं और एक फिर बहुत सारी चीजों में डिवाइड होते हैं। तो एक प्लूरिपोटेंट सेल होता है। देखिए स्टेम सेल और प्लूरिपोटेंट सेल में डिफरेंस है, ठीक है। स्टेम सेल कन्वर्ट हो जाता है प्लूरिपोटेंट सेल में, कुछ स्टेम सेल कन्वर्ट हो जाते हैं प्लूरिपोटेंट सेल में, ठीक है। जो आपके प्लूरिपोटेंट सेल होते हैं इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि कुछ डेफिनेट सेल के अंदर ही कन्वर्ट या स्पेसिफिक सेल के अंदर ही कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन स्टेम सेल की कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपका जो स्टेम सेल होता है इसके अंदर कैपेसिटी है बॉडी के किसी भी ऑर्गन का ये सेल बना सकता है, लेकिन प्लूरिपोटेंट सेल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि बॉडी के कुछ स्पेसिफिक सेल ही बना सकते हैं। ये डिफरेंस होता है। ये स्टेम सेल जो हमारी होती है बॉडी के अंदर, अगर आप पढ़े होंगे तो स्टेम सेल जो होता है, कहते हैं बॉडी से स्टेम सेल निकाल लो तो बॉडी का कोई ऑर्गन अगर डिफेक्टेड है तो उसको फिर से बनाया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि नई बॉडी ही क्रिएट की जा सकती है, ये है वो है, ठीक है। तो स्टेम सेल जो होता है वो कन्वर्ट होता है प्लूरिपोटेंट सेल में। ये प्लूरिपोटेंट सेल जो होते हैं मैक्लोइड जो है मल्टीपोटेंट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मल्टीपोटेंट मतलब बहुत सारे अदर सेल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और यही मल्टीपोटेंट सेल्स जो होते हैं आपके एरिथ्रोसाइट या जितने भी आपके यहाँ पे सेल दिए हैं डिफरेंट तरीके के, इनको बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ छोटा सा है। और ये आपके जो मैच्योर अगर सेल की हम बात करते हैं तो मैच्योर RBC के अंदर अगर आप देखोगे, जिसको एरिथ्रोसाइट हम बोल रहे हैं, तो आपको न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आप जितने भी मोनोसाइट जो ये WBC वाले जितने भी आप सेल देख रहे हो ना, WBC के ये सेल है, ठीक है, और इनके अंदर देखोगे तो आपको प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। इनका बस क्या डिफरेंस है कि ये न्यूक्लियस का जो शेप है ना, कहीं कहीं एकदम हेडफोन जैसा दिख रहा है तो कहीं कुछ दिख रहा है ना। तो ये जो शेप होता है, ये डिफरेंट जो शेप है, इसी की वजह से आपका क्या होता है कि जो WBC को डिवाइड भी किया जाता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम जो है डिवाइड भी करते हैं, आइडेंटिफाई भी करते हैं डिफरेंट आपके जो है न्यूक्लियोसाइड सेल को, सॉरी लिम्फोसाइट सेल को, ठीक है। तो ये आपका होता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके एरिथ्रोसाइट के बारे में जो हम पढ़ रहे थे
कि आपका जो है जिसको हिमेटोलॉजिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। केवल हम आरबीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आरबीसी का अगर हम देखेंगे तो ये हरा जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट की अगर हम बात करें या रेड ब्लड सेल की केवल बात करें, क्योंकि अब WBC भी जब हम पढ़ेंगे तो आपका ग्रेन्युलोसाइट, ये ग्रेन्युलोसाइट, ये सारी चीजें डिवीजन करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा होगा, अभी आगे हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन तो आते ही हैं इससे, ठीक है। आरबीसी की हम बात करते हैं, रेड ब्लड सेल की। ये बाइकॉनकेव शेप के होते हैं। कई बार मैंने बताया है कि आरबीसी जो है नॉर्मल राउंड शेप का नहीं होता है, बाइकॉनकेव ऐसे होता है, ठीक है। बाइकॉनकेव शेप का होता है, मतलब दोनों तरफ बाहर के साइड में उभरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो है क्या, अंदर थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ होता है, इधर थोड़ा सा उभर जाता है, ठीक है। अंदर हल्का हल्का दबा हुआ होता है। कॉनकेव का मतलब होता है कि अंदर वाला जो साइड होता है, ठीक है। तो ये हल्के से अंदर के तरफ ऐसे धसे हुए होते हैं, ठीक है। तो है क्या, ये होता क्या है, इसकी वजह से आपकी इधर की सरफेस एरिया बढ़ जाती है, और ये सरफेस एरिया बढ़ती है तो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा ये कैरी कर पाते हैं, ऑक्सीजन कैपेसिटी इनकी बढ़ जाती है, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो बाइकॉनकेव शेप के होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होता है, ऑक्सीजन जो है कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देती है। इसके बाद कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फोटो दिखाया है कि आप मैच्योर आरबीसी में देखेंगे तो कोई न्यूक्लियस नहीं है इसके अंदर, कुछ भी आपका ये सेल है आरबीसी का, इसके अंदर कोई नहीं है, कोई अदर सेल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे छोटा पोर्शन आपको कुछ देखने को मिल जा रहा है, मतलब इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये मैच्योर सेल होते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि ये मैच्योर सेल है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एक ऑर्गेनल, ये ऑब्वियस सी बात है। और आपका क्या होता है, कंटेन करते हैं आपके जो ब्लड जो होते हैं, या आरबीसी जो होता है वो रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन, देयर आर 5 मेन फंक्शन। अब इनके अगर आरबीसी की हम बात करें या रेड ब्लड सेल की बात करें तो इनका काम क्या होता है, गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसमें O2 और CO2 जो मैक्सिमम होता है, इन्हीं को ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, अगर हम की साइज की बात करें कि ये सेल कितना इसका साइज होता है, तो डायमीटर इसका देखेंगे तो 7.5 माइक्रोमीटर्स इसके जो होते हैं, म्यूमीटर्स इसके डायमीटर होते हैं। इसके बाद 2.6 इसका जो म्यूमीटर इसका थिकनेस होता है, मतलब मोटाई होती है। और अगर 0.8 जो है म्यूमीटर इसकी जो सेंटर की थिकनेस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी है आपकी। तो आपका क्या है कि डिफरेंट जगह का है, जैसे आपके सेंटर पे थोड़ा सा और थिन हो गया है, ठीक है। तो सेंटर में ये दब जाते हैं, ये मैंने बताया है, और यहाँ पे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी जनरल सी बात है, समझेंगे इसको। फिर बाइकॉनकेव शेप का होता है, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया, किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए या ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, ठीक है। थिननेस एट द सेंट्रल पोर्शन अलाउ द फास्ट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द गैसेस। और थिन जो है बीच में अगर थोड़े से पतले हैं, या फिर आपका ये जो बीच में ऐसे अंदर की तरफ धस गया है या थिन है थोड़ा, ये 0.8 जो है जो म्यूमीटर इनकी है अगर मोटाई, तो इससे क्या इनको हेल्प मिलती है कि आसानी से जो गैस अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, ठीक है। सेल जो होते हैं काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, स्क्वीज हो सकते हैं आपके नैरो कैपिलरीज के अंदर। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ब्लड सेल जो है आपके इसी कैपिलरी के अंदर ही केवल घूम रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है। और आप देखेंगे तो नॉर्मल आपका जो है इस तरह से आरबीसी का शेप है, कुछ आपको यहाँ पतला दिखेगा और किनारे किनारे मोटा है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो ये आपके नॉर्मल अगर देखेंगे कि कंसंट्रेशन कितना होता है, कंसंट्रेशन मतलब कितना पाया जाता है, तो आपके अप्रोक्सीमेटली 3.9 से 5.5 मिलियन पर माइक्रो मिलीलीटर आपके विमेंस के अंदर पाई जाती है। और इसके बाद मैन के अंदर देखेंगे तो 4 आपका जो होता है, यहाँ पे मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो आपका क्या है 4 या आपके जो होते हैं 4.1 या 6 मिलियन होता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, 6 मिलियन ये हो गया, ये मेंस के अंदर होता है। इसके बाद हम आगे बात करें तो आपके एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, आपको पता है। और जो है बोन मैरो आपका ये लॉन्ग जो स्पाइनल कॉर्ड होता है पीछे, इसके अंदर जो है पाई जाती है, के अंदर स्पेस होता है, हॉलो स्पेस होता है, इसी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो एक बार आप देख लेना, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर नहीं वो किया है, लेकिन आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, मतलब आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसी में हॉलो स्पेस होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर
वही बोन मैरो होता है, ठीक है। दे पास थ्रू द सेवरल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया है कि स्टेम सेल से आपके क्या होते हैं, प्लूरिपोटेंट सेल, और प्लूरिपोटेंट सेल से मैक्लोइड सेल्स होते हैं, और मैक्लोइड सेल फिर आपकी बहुत सारी जो है डिफरेंट आरबीसी और जो है डब्ल्यूबीसी के सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। देयर लाइफ स्पेन सर्कुलेट अबाउट 120 डेज, मैंने बताया है कि 120 दिन ये रहता है। इसके बाद क्या है, प्रोसेस ऑफ आरबीसी डेवलपमेंट फ्रॉम द स्टेम सेल अबाउट 7 डेज। 7 डेज के अंदर आपके क्या हो जाते हैं, स्टेम सेल आपका क्या होता है, आरबीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। इरिथ्रो का मतलब ही हो गया आरबीसी या रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब देखिए, द इमेच्योर सेल आर रिलीज इन द ब्लड स्टेम। आपके इमेच्योर सेल ही जो होते हैं ब्लड स्टेम के अंदर आते हैं। जो हमारी बॉडी में या वेसल्स के अंदर जो ब्लड सेल्स आते हैं, जो हम कह रहे हैं कि हर 120 दिन पे बदल जाता है, तो ये 2 दिन में आपका क्या हो जाता है, इसके न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं। जब तक न्यूक्लियस गायब नहीं हुआ है और ब्लड सेल आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, तब तक इसको रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे दिया भी हुआ है कि जब आपके स्टेम ब्लड स्ट्रीम में, मतलब आपके इस तरह से ऐसे आपके जो है वेसल्स में दौड़ रहा है, बट स्टिल हैविंग द न्यूक्लियस, तब तक हम इसको रेटिकुलोसाइट्स बोलते हैं। और जब ये न्यूक्लियस खत्म हो जाता है तो ये आपके मैच्योर हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका जो है कि रेटिकुलोसाइट्स देन मैच्योर इनटू द एरिथ्रोसाइट, आपके एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं 1 से 2 डेज में, ठीक है। इसके बाद इनका विद इन सर्कुलेशन के साथ साथ ही, और ये क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर इनके न्यूक्लियस जो होते हैं गायब हो जाते हैं, ठीक है। और इसका और एक क्या कारण होता है कि डिवीजन के लिए इनकैपेबल हो जाते हैं, मतलब ये डिवाइड नहीं कर सकते। न्यूक्लियस गायब हो गया मतलब अब आपके आरबीसी जो होते हैं डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली वो 120 डेज के बाद फिर उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। हार्मोन आपका जो होता है एरिथ्रोपोइटिन, ये और जैसे आपके कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जैसे आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, ये सारी चीजें आपके क्या करती हैं, आरबीसी को बनाने में या इरिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन के लिए ये हेल्प करती हैं। मतलब ये सारी चीजें आपकी मेंटेन अमाउंट में है, तो हम कहते हैं कि ब्लड का जो है हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड जो है अच्छे अमाउंट में होता है। इसीलिए आपके जो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12, ये सारी चीजें सप्लीमेंट, जब आपका क्या होता है, जब ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ये सप्लीमेंट्स डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब भी करते हैं कि ये चीजें खाओ, है ना, तो आपका ब्लड सेल जो होगा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो आपके इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होते हैं एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, या ग्लाइकोप्रोटीन टाइप के हार्मोन है, आपके प्रोड्यूस होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। स्टिमुलेट करते हैं आपके प्रोडक्शन ऑफ द ग्लोबिन। हमको पता है कि आपका जो ब्लड सेल होता है इसमें ग्लोबिन होता है, और आपके क्या होते हैं जो है बाद में इनहेंस करता है रेटिकुलोसाइट्स को बनाने के लिए, या फिर रेटिकुलोसाइट जो होते हैं बनते हैं, इसके बाद आपके रेटिकुलोसाइट आपके मैच्योर आरबीसी के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। ये आपका उसी तरह से है कुछ। अब देखिए, फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द आरबीसी नंबर्स। क्या आरबीसी नंबर्स है, जब बर्थ होता है, जब जन्म होता है, तो आरबीसी का जो नंबर होता है बहुत ज्यादा होता है बॉडी के अंदर। फिर काउंट जो होते हैं फिर चाइल्ड से अडल्ट तक बढ़ते चले जाते हैं। इसके बाद आपका एडल्ट के अंदर जो आरबीसी काउंट इज रेज अप टू द हाई एल्टीट्यूड। अब जब आरबीसी की जो नंबर्स है वो अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो बढ़ जाता है। या फिर गर्मी का दिन हो या फिर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो आरबीसी के जो काउंट्स होते हैं या नंबर्स होते हैं बढ़ जाते हैं। वुमेन में आरबीसी रिलेटिवली अगर देखेंगे तो लो होता है, ये चीजें मैंने बताई है, और प्रेगनेंसी के टाइम में और लो हो जाता है, ठीक है। और आरबीसी जो होता है काउंट इसकी जो होती है घट जाती है, ठीक। अब देखिए, हीमोग्लोबिन की बात करें। हीमोग्लोबिन आपके जो है ब्लड का पोर्शन होता है, या आरबीसी का जो है बनाने के लिए हीमोग्लोबिन, ठीक है, आपका कह सकते हैं एक तरह का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द आरबीसी है। इसके रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को कहाँ से, आपके टिश्यू से, लंग्स से पूरे टिश्यू को, पूरे बॉडी के, और सारे बॉडी से आपका कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके फिर लंग्स के अंदर लेते आता है। तो ये काम आपके जो है हीमोग्लोबिन, स्पेशली हीमोग्लोबिन का होता है, ठीक है। और ये चीज दिया भी हुआ है कि CO2 को कैरी करता है। अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होता है ये भी अगर हम देखेंगे, देखिए मैंने ये बताया आरबीसी का सेल के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन का पिगमेंट जो होता है ये भी आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन भी आपका क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर का मतलब है कि हीमोग्लोबिन भी और भी एक्स्ट्रा चीजों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जिसमें आपको 2 जो है अल्फा चेन मिलते हैं, 2 बीटा चेन मिलते हैं, आयरन मिलता है,
ठीक है, प्लस हीम मिलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, मिलके पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है आपका, ये बहुत सारी चीजों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है नॉर्मल, अगर हीमोग्लोबिन एक आरबीसी के अंदर जैसे हम देख रहे हैं, वैसे ही हम नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो 13 से 80 ग्राम पर 100 ml अगर आप देखेंगे ब्लड के अंदर होता है। फीमेल्स की अगर बात करें 11.5 से 16.5 ग्राम पर 100 ml में होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन लार्जर होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब हमें ये नहीं समझना है कि हीमोग्लोबिन बड़ा छोटा सा है तो कुछ है नहीं। मेड किसका हुआ होता है, हीम का और ग्लोबिन का। ग्लोबिन जो होती है इसकी प्रोटीन पार्ट होती है, और जो हीम होता है नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। ये आपका होता है, ग्लोबिन के मतलब ही होता है कि आपका प्रोटीन से ही लेते हैं हम, ठीक है। हीम जो होते हैं इसमें क्या होता है, आपके ऐसे आयरन होता है, और इधर जो होते हैं ऐसे मुझे बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह से आपका क्या होता है, 4 पायरेनोज रिंग लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है पोरफायरिन रिंग लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो पोरफायरिन एक आपका बीच में आयरन हो गया, ठीक है, आयरन हो गया। तो हीम जो है आयरन से मेड अप ऑफ आयरन, और क्या होते हैं, पोरफायरिन रिंग से बने हुए होते हैं। इसी के बाद आपके जो होते हैं इसमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे ये है, ठीक है। इसमें आप देखिए आपका ये जो पोर्शन है ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ये सॉरी, ये पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन है। इसमें आप देखिए जो ये आपका होता है हीम होता है, ये आयरन है, ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है। इसके बाद ये जो आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है ये आपका हीम है, और ये आपके क्या होते हैं, 2 अल्फा चेन हो गए, पिंक कलर के 2 अल्फा चेन हो गए, और ये 2 बीटा चेन हो गए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे 1 आयरन, 2 आयरन, 3 आयरन, 4 आयरन देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ आपके हीम भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, और थोड़ा सा और जो अभी मैंने बताया है कि बीच में हीम है और पूरा आपके पोरफायरिन रिंग्स लगे हुए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रखना कि इतनी सारी चीजें हैं। ग्लोबिन आपका प्रोटीन पार्ट होता है, अभी मैंने बताया है। इसके पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर एक आप हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो 4 यूनिट ऑफ हीम है, आपने देख ही लिया, यूनाइटेड टुगेदर बाय द, और कैसे जुड़े हुए होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से, ये आपके ग्लोबिन चेन से जुड़े हुए होते हैं, प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और आप क्या करेंगे, देखते हैं कि हीम का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन को बाइंड अप करता है और उसको पहुंचाने का, मतलब आपके पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या करता है, 4 एटलीस्ट 4 आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे हमने अभी बात की है ना, ये हीमोग्लोबिन, इसी से 4 आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते हैं, ठीक है। और ये तब जब तक 4 जुड़ते हैं तब इसको सैचुरेटेड जो है हम आरबीसी बोलते हैं। सैचुरेटेड मतलब अब इसके साथ और जो है ऑक्सीजन नहीं जुड़ सकता, ऐसी कंडीशन आती है, और यहीं पे हम जो है ये सिग्मोइड वाला जो कर्व होता है ये बनाते हैं, ठीक है। ये सब याद होगा अगर आपको, तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व भी उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ईच आरबीसी जो होता है कैरी करता है 280 मिलियन ऑफ द हीमोग्लोबिन। अगर आप देखेंगे कि हर आरबीसी के अंदर 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन का जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, और आरबीसी के अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन को कह सकते हैं कैरी करने के लिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन विथ CO2, इसको हमने CO2 नहीं, ऑक्सीजन, ठीक है, O2, इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो जाते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। और जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, अब ये जो है हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर आपका बहुत बड़ा हो रहा है और बोरिंग ना हो जाए। जितना आपने पढ़ा है बहुत अच्छा है, और जो है बहुत इजी है, इसको थोड़ा बार बार पढ़ेंगे तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वगैरह याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक।